एक व्यक्ति हैं मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास, इनको गिरफ्तार किया गया है। जी। रिपोर्ट बताती है कि आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर एक विशेष अदालत मतलब स्पेशल कोर्ट में पेश किया। और यहीं पर पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है स्पेशल कोर्ट। जब पॉक्सो एक्ट लगता है ना, तो मामले अक्सर ऐसी ही विशेष अदालतों में सुने जाते हैं। अच्छा, क्यों? मतलब क्या खास होता है इनमें? ये अदालतें इसलिए होती हैं ताकि बच्चों से जुड़े जो संवेदनशील मामले हैं ना, उनकी सुनवाई ज्यादा ध्यान से और तेजी से हो सके। समझ गया। और रिपोर्ट में देखिए BNS 2023 की धाराएं हैं 64(1), 351(2), 356(2 और साथ में पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 8, 12 का जिक्र है। बाप रे, इतने सारे नंबर्स। हाँ, नंबर्स में न उलझें, बस ये समझिए कि ये धाराएं बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन अपराधों और दूसरे संगीन जुर्मों से जुड़ी हैं। मतलब रिपोर्ट में जिस अपराध का जिक्र है वो गंभीर है, इसीलिए धाराएं लगाई गई हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी हुई, गंभीर धाराएं लगी, मामला स्पेशल कोर्ट पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अदालत से 5 दिन की कस्टडी मांगी, हिरासत। हाँ, पुलिस कस्टडी मांगना तो जांच प्रक्रिया का एक आम हिस्सा है, खासकर ऐसे गंभीर मामलों में। उन्होंने जरूर कोई कारण बताए होंगे। जी, बताया है। कहा है कि पुलिस को उस जगह का पंचनामा करना था जहां कथित तौर पे अपराध हुआ, और साथ ही मामले से जुड़े दूसरे सबूत भी तलाशने थे। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगता है ना? है ना? बिल्कुल। पंचनामा मतलब घटना स्थल का बारीकी से मुआयना करना, वहां क्या क्या मिला वो दर्ज करना, गवाहों के बयान लेना, ये सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा। ताकि सबूत सही तरीके से इकट्ठे हो। और पुलिस हिरासत इसलिए भी मांगती है ताकि आरोपी से पूछताछ हो सके। कई बार आरोपी की निशानदेही पर ही कोई चीज मिलती है या कोई सुराग मिलता है। तो पुलिस के नजरिए से देखें तो जांच आगे बढ़ाने के लिए कस्टडी जरूरी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। बचाव पक्ष मतलब आरोपी के वकील ने इस कस्टडी की मांग का जोरदार विरोध किया। जी, ये भी बचाव पक्ष का अधिकार है, अक्सर होता है ऐसा। और उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि पुलिस की दलीलों पर ही सवाल उठा दिए। उनकी मुख्य दलील ये थी कि पुलिस ने जो रिमांड रिपोर्ट दी है ना अदालत में, हाँ, मतलब कस्टडी मांगने वाला जो दस्तावेज होता है, उसमें कस्टडी देने के लिए पर्याप्त या ठोस कारण नहीं बताए हैं। अच्छा। हाँ, कानून ये कहता है कि किसी की आजादी मतलब उसे हिरासत में रखना सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि पुलिस को जांच करनी है। पुलिस को अदालत को समझाना पड़ता है कि क्यों हिरासत जरूरी है और उसके बिना जांच आगे क्यों नहीं बढ़ सकती। तो वो बचाव पक्ष कह रहा था कि पुलिस के कारण काफी नहीं है, लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। क्या? कि उनके मुवक्किल मतलब मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है वो ही फर्जी और बनावटी है। ओहो, ये तो सीधा केस की बुनियाद पर ही हमला है। हाँ, बिल्कुल। जब बचाव पक्ष शिकायत को ही बोगस या मैन्युफैक्चर्ड कहता है तो वो सीधे शिकायत करने वाले की नियत पर और पूरी घटना के होने पर ही सवाल उठा रहे होते हैं। उनका तर्क होता है कि ये मामला सच नहीं है, बल्कि किसी गलत इरादे से किसी को फंसाने के लिए घड़ा गया है। अदालत के लिए ये एक गंभीर पॉइंट होता है। लेकिन इसे साबित करना तो मुश्किल होगा ना? हाँ, साबित करने का भार बचाव पक्ष पर ही होता है, लेकिन वो ये पॉइंट उठाते जरूर हैं। और इस गड़े हुए मामले के पीछे का इरादा क्या हो सकता है? बचाव पक्ष ने इस पर भी कुछ कहा। अच्छा, क्या कहा? उनका आरोप है कि ये शिकायत किसी राजनीतिक रंजिश के तहत दर्ज कराई गई है। लीजिए, अब इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई। उफ, हाँ, और ये चीज मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। जब किसी क्रिमिनल केस में पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगता है ना, हाँ, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कानून का इस्तेमाल पर्सनल या पॉलिटिकल्स को सेटल करने के लिए हो रहा है। ये दावा सिर्फ बचाव की रणनीति नहीं है, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा सकता है। तो अदालतें ऐसे दावों को कैसे देखती हैं? क्या सिर्फ कह देने से मान लेती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालतें सबूतों पर चलती हैं। बचाव पक्ष को अपने इस दावे के पक्ष में कुछ तो आधार पेश करना होता है, भले ही शुरुआती स्टेज पर हो। हालांकि रिमांड की स्टेज पर अदालत का मेन फोकस इस पर होता है कि क्या पुलिस जांच के लिए कस्टडी देना जरूरी है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक रंजिश का दावा मजबूती से रखा जाए और कुछ परिस्थितिजन्य सबूत हो तो अदालत सतर्क जरूर हो जाती है। पर फैसला तो सबूतों पर ही होगा आखिर में। हाँ, अंतिम फैसला तो ट्रायल के दौरान पेश किए गए ठोस सबूतों के आधार पर ही होता है।
लेकिन ये एंगल ये मामले की दिशा और लोगों की धारणा को जरूर प्रभावित कर सकता है। इस मामले में एक और पहलू है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया। हाँ, कहा गया है कि कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे जिनका संबंध शायद इस केस से है। आजकल तो ये बहुत होता है। हाँ, डिजिटल सबूत तो आजकल बहुत आम हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। क्या? बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि जब पुलिस ने कस्टडी की मांग की, उस सुनवाई के दौरान ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर सबूत के तौर पर पेश ही नहीं की गई। अरे मतलब सिर्फ कहा गया, दिखाया नहीं। ऐसा ही लिखा है। स्रोत में लिखा है कि आयोग की तरफ से बताया गया कि कुछ वायरल हुआ था, लेकिन अदालत के सामने उसे रखा नहीं गया। अच्छा। बचाव पक्ष इसी बात को पकड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर वाकई ऐसी वीडियो या तस्वीरें थीं और वो वायरल हो रही थीं, मतलब पब्लिक डोमेन में थीं, तो पुलिस ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जब चीजें वायरल हो रही थीं, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब गिरफ्तारी के बाद कस्टडी मांगते समय उन्हें सबूत के तौर पर पेश क्यों नहीं किया जा रहा? ये सवाल तो ये तो सोचने वाला है। इसके क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? इसके कई मतलब हो सकते हैं और बचाव पक्ष इन्हीं पर जोर दे रहा होगा। एक, कि शायद ऐसे कोई वीडियो या तस्वीरें हैं ही नहीं, सिर्फ अफवाह है। दो, कि शायद हैं लेकिन उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है या वो कानूनी तौर पर सबूत नहीं माने जा सकते। या फिर शायद पुलिस ने उन्हें उस समय जरूरी नहीं समझा था और अब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बचाव पक्ष का काम ही है पुलिस की कहानी में ऐसे सवाल उठाना और शक पैदा करना। तो ये तो सीधे सीधे पुलिस की जांच पर और उनके सबूतों की क्वालिटी पर सवाल है। बिल्कुल। तो एक तरफ पुलिस है, कह रही है हमें जांच करनी है, घटनास्थल देखना है, सबूत जुटाने हैं, इसलिए कस्टडी चाहिए जी। दूसरी तरफ बचाव पक्ष है जो कह रहा है कि कारण काफी नहीं है, शिकायती फर्जी है, राजनीतिक मामला है और जिस सोशल मीडिया सबूत का हल्ला है वो अदालत में पेश ही नहीं किया। काफी उलझी हुई स्थिति है ये तो। बिल्कुल, ये शुरुआती स्टेज की क्लासिक तस्वीर है। पुलिस अपनी जांच की जरूरत पर जोर दे रही है और बचाव पक्ष आरोपी के अधिकारों और केस की कमजोरियों पर, दोनों अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रख रहे हैं। तो इन सब दलीलों और जवाबी दलीलों के बीच अदालत ने क्या फैसला सुनाया? कस्टडी मिली या नहीं मिली आखिर? रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मोहम्मद यूसुफ को 3 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। अच्छा, तो मतलब अदालत ने फिलहाल पुलिस की जांच की जरूरत को ज्यादा वजन दिया। हाँ, लगता तो यही है। प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में अदालत को लगा होगा कि पुलिस को जांच के लिए कुछ समय देना जरूरी है। लेकिन ये कोई दोषी होने का सबूत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक आयशा नगर पुलिस स्टेशन आरोपी से पूछताछ कर सकेगा, पंचनामा कर सकेगा और दूसरे सबूत जुटाने की कोशिश करेगा। लेकिन बचाव पक्ष ने जो गंभीर सवाल उठाए थे, शिकायत के फर्जी होने का, राजनीतिक रंजिश का, सबूत न पेश करने का, उनका क्या हुआ? वो सवाल तो हवा में ही रह गए। नहीं, वो सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। अदालत का ये फैसला सिर्फ अंतरिम है, मतलब कुछ समय के लिए। बचाव पक्ष इन सभी मुद्दों को आगे की सुनवाइयों में उठाएगा और अगर मामला ट्रायल तक गया तो वहां भी उठाएगा। अच्छा। कस्टडी मिलने का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि फिलहाल जांच को प्राथमिकता दी गई है। असली कानूनी लड़ाई तो अब शुरू होगी। जब सबूत पेश होंगे, गवाहियां होंगी। जी, और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात साबित करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। आरोप गंभीर हैं जिनमें पॉक्सो एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता की धाराएं शामिल हैं। जी। पुलिस ने जांच के लिए कस्टडी मांगी ताकि वे घटनास्थल का निरीक्षण कर सकें और सबूत इकट्ठा कर सकें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने न सिर्फ पुलिस के दिए कारणों को अपर्याप्त बताया, बल्कि पूरी शिकायत को ही फर्जी और राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का दावा कर दिया। सही। और साथ ही कथित सोशल मीडिया सबूतों पर भी सवाल उठाए कि वो पेश क्यों नहीं किए गए। इन सब तर्कों के बीच अदालत ने फिलहाल पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए कुछ दिनों की कस्टडी दे दी है। ये हमें एक कानूनी मामले की बिल्कुल शुरुआती तस्वीर दिखाता है, जहां आरोप, बचाव और प्रक्रिया वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सही कहा। ये मामला दिखाता है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद अदालत के सामने कितना मुश्किल संतुलन बनाना होता है। एक तरफ पुलिस की जांच की जरूरतें हैं, समाज की सुरक्षा की चिंता है, और दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत। बिल्कुल। और बचाव पक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे शिकायत की प्रामाणिकता पर सवाल या राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप, ये दिखाते हैं कि कानूनी प्रक्रिया सिर्फ तथ्यों और सबूतों तक ही सीमित नहीं रहती।
उसमें मानवीय इरादे, बाहरी दबाव, रणनीतियां, ये सब भी शामिल हो जाते हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, और ये हमें सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या? कि जब किसी मामले में इतने गंभीर आरोप हों, खासकर बच्चों से जुड़े अपराधों के, और साथ ही राजनीतिक रंजिश जैसे दावे भी किए जाएं, तो सच्चाई तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या हमारी न्याय प्रणाली ऐसे बाहरी कारकों के प्रभाव से बचते हुए केवल सबूतों के आधार पर न्याय सुनिश्चित कर पाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर रखने और सोचने की जरूरत है, सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के संदर्भ में।